तो तुम्हें लगता है कि मेरा और जेनरस का कोई रिश्ता है, कोई नाजायज रिश्ता? ऑडिटे ये बात बोलकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। और बस्तियां कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम दोनों का क्या रिश्ता है और ये मेरा बिजनेस भी नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम्हारा रिश्ता हो और मुझे एक रीजन मिल जाए तुम्हें डाइवोर्स देने का। और वैसे भी मैं खुश हूँ अगर तुम्हें एक वेल मैनर्ड आदमी मिल रहा है और ऐसे इंसान के साथ मेरी बीवी भागेगी या उससे शादी करेगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी ऑडिटे, तुमने अपना पार्टनर काफी अच्छे से चुना है, मुझे खुशी हुई। और इस वक्त ऑडिटे गुस्से में एक ही चीज सोच रही थी कि मैं जानती हूँ कि ये इंसान बहुत ही सेल्फिश है और ये अपने मकसद को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, मगर आज इसने लाइन क्रॉस कर दी है। और तभी फिर उसे गुस्से से देखकर कहती है, तुम तलाक लेने के लिए जो भी इल्जाम लगाना चाहते हो, जो कुछ भी करना चाहते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, मगर मैं नहीं चाहती कि मासूम लोगों का इसमें फायदा उठाया जाए। अच्छा ठीक है, फिर तो तुम उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप क्यों नहीं बना लेती? तुम्हें सूट भी करेगा। हाँ, क्या कह रहे हो तुम बस्तियां? लॉर्ड जेनरस एक बहुत ही अच्छे इंसान है, कम से कम उनकी इंसल्ट करना बंद करो। अरे यार, इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि तुम्हारे लिए और उनके लिए, दोनों के लिए ये चीज अच्छी है और मुझे भी कोई भी गिल्ट महसूस नहीं होगा क्योंकि मेरी पत्नी एक अच्छे घराने में जाएगी और उसे एक अच्छा पति मिलेगा। ये हम दोनों के लिए बेटर है और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा अच्छी एंडिंग कोई हो सकती है इस रिश्ते की। क्या कहती हो तुम? और उसकी ये बात सुनकर हमारी हीरोइन को सच में धक्का लगता है क्योंकि वो हाथ में जाम उठाकर उसे इस रिश्ते को इस तरीके से खत्म करने के लिए कह रहा था। और फिर वो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बस्तियां कहता है कि मैं जानता हूँ इससे तुम्हारी रेपुटेशन को तो बहुत धक्का बजेगा, मगर तुम्हें एक अच्छा शख्स मिल जाएगा और फिक्र मत करो, डाइवोर्स के बाद मैं तुम्हें अच्छी खासी एलिमनी दूंगा। और ये बात सुनकर वो चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि पैसा सब कुछ सॉल्व कर सकता है? और तभी बस्तियां बिल्कुल शांत होकर उसे देखते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो पैसे से सही ना किया जाए और तुम उसका सबसे बड़ा प्रूफ हो, है ना ऑडिटे? ये बात बोलकर उसका घमंड साफ साफ झलक रहा था और ऑडिटे को भी कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास था कि हाँ, पैसों की खातिर ही तो वो आज यहाँ पर खड़ी है ना। मैंने पहले भी तो यही बात बोली थी और शायद आज वो फिर से शर्मिंदा थी कि हाँ, पैसों से खरीदा जा सकता है कई बार सब कुछ। और इसलिए वो अपनी जुबान बंद करके अपने सब्र का घूंट पीकर वहीं पर खड़ी हो जाती है टेबल पर। अब शायद उसकी भूख मर चुकी थी, सारी बातें तो हो चुकी थी ना, इसलिए तो वो गुस्से से बस्तियां को उसी टेबल पर छोड़कर निकलने लगती है। और बस्तियां को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वहीं पर बैठा उस ड्रिंक को पी रहा होता है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि किस तरीके से ऑडिटे इन सब चीजों से भागती हुई फॉरेस्ट के अंदर चली जाती है। वो उन डॉगिस को ढूंढने लगती है जिन्हें वो अक्सर मिलती थी। उसे लगा कि शायद उनसे मिलेगी तो उसका मन हल्का हो जाएगा। और फिर सोचती है कि खाना खत्म है, शायद वो लोग यहाँ से निकल चुके होंगे, मैं जल्दी आती तो क्या पता उनसे मिल पाती। हाँ, वो अभी भी एक बहुत बड़े बोझ को लेकर बैठी हुई थी और मन ही मन सोच रही थी, ये इस घटिया इंसान की वजह से ये सब कुछ हुआ है। बास्टर्ड कहीं का। वो सच में बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इतनी गुस्से में कि आज पहली बार वो उसके लिए रो रही थी। उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ चुका था और फिर वो मन ही मन सोचने लगती है, तुम्हें मेरे बारे में जो सोचना है तुम वो सोच सकते हो, हाँ, मगर इस मैरिज में मैं कभी भी आंसू नहीं बहाऊंगी। और वो खुद को स्ट्रॉन्ग करने लगती है और पुरानी यादें याद करने लगती है कि उसकी माँ ने मरते वक्त उससे एक ही बात कही थी कि अगर कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आए जब तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें या कोई तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो तुम ऐसे जीना जैसे तुम एक बेवकूफ हो। और मैंने अपनी माँ की कभी भी किसी ऑर्डर को ऐसे जाने नहीं दिया, मैंने उसकी हर एक बात मानी है।
भले ही वो सोशल सोसाइटी में उठने बैठने के तौर तरीके सीखने से लेकर अपनी जगह सोसाइटी में बनाने तक और हर एक चीज को मैनेज करने तक, सीखने तक, हर एक चीज बर्दाश्त की मैंने। हर एक बात जो मेरी माँ ने कही मैंने अपने सर आंखों पर रखी है। जैसे जैसे वो कहती गई मैं वैसे वैसे ही करती गई हूँ, बिल्कुल अपनी माँ के जैसे बनने की कोशिश की है। पर अब नहीं, भले ही मेरी माँ की ये आखिरी इच्छा हो, पर मैं एक पागल बनकर सारी चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं ये सब। उसके अंदर का गुबार जैसे बाहर निकल आया था। अब जो सीधी सादी ओडिटे थी मानो एकदम से बदल गई थी और वो उस जंगल में चिल्लाने लगती है जोर जोर से, डॉगीज डॉगीज कहाँ हो तुम। और फिर अपने मन में सोचने लगती है कि शायद एक दिन मेरी जिंदगी में सुकून आ जाए, क्या मैं एक पल अपने तरीके से जी सकती हूँ। और वो फिर से चिल्लाने लगती है, डॉगीज कहाँ हो तुम। मैं नहीं जानती आगे जिंदगी में क्या होगा, मगर मुझे ऐसी झूठी शान नहीं चाहिए जो असल में मेरी है ही नहीं। आज नहीं तो कल ये शादी खत्म हो जाएगी, ये झूठ खत्म हो जाएगा। इसलिए तो आज तक मैं ये सब कुछ बर्दाश्त करती आई हूँ ना। बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लेती हूँ, जहाँ अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी जिंदगी अपनी माँ की तरह नहीं जी सकती। अब कुछ भी हो जाए, अब मैं वो गलतियां नहीं करना चाहती। और तभी एकदम से कुछ पेड़ों के पीछे से हलचल सी होने लगती है और एकदम से भाव भाव की आवाज आने लगती है। वो डॉगी का छोटा सा बच्चा एकदम से बाहर आ जाता है और वो बहुत ही प्यारा और क्यूट लग रहा होता है। हमारी हीरोइन उसे देखकर थोड़ी खुश होती है कि चलो, चिल्ला रही थी वो, कोई तो बाहर आया, पर वो अकेला था। उसे देखकर वो हैरानी से उसे देखकर कहती है कि तुम अकेले यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारी माँ कहाँ पर है और तुम्हारी ये हालत कुछ अजीब सी क्यों हुई पड़ी है। और तभी फिर वो डॉगी उसकी फ्रॉक को पकड़ने लगता है और एक दिशा की ओर खींचने लगता है, मानो वो उसे इशारा कर रहा हो कि वहाँ उस साइड चलो। और हमारी हीरोइन उसे देखने लगती है कि आखिर ये कर क्या रहा है, ये मुझे कहाँ लेकर जाना चाहता है। और तभी वो अंदर की ओर जंगल के जाने लगता है। पहले तो ऑडिटे 2 मिनट के लिए देखती रहती है कि क्या मुझे इसका पीछा करना चाहिए, और फिर वो कुछ खतरे के बारे में उसे आभास होता है कि ये अकेला है, इसकी माँ नहीं है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। और ये सोचकर वो उसके पीछे जाने लगती है, मगर वक्त कुछ ज्यादा ही बीत चुका था। और इधर हमारे हीरो अभी भी घड़ी को घूर कर देख रहे थे कि इतना वक्त हो चुका है और ऑडिटे अभी तक वापस नहीं आई। और वो कहता है कि सच में 2 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, क्या वो अभी तक गुस्सा है। हाँ, पर वो ऐसी तो है नहीं और वो उन लड़कियों में से भी नहीं है जो भाग जाएगी। मुझे पता है कि वो वापस आ जाएगी, मगर वो इतनी देर तक पहले तो कभी गुस्सा नहीं हुई। और तभी फिर वो एकदम से खिड़की का पर्दा साइड करता है, और जब वो खिड़की का पर्दा साइड करता है तो वो देखकर एकदम से परेशान हो जाता है, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। और जिसे देखकर वो एकदम से डर जाता है कि बारिश, और वो इतनी बारिश में बाहर है। और बिना कुछ सोचे समझे वो एकदम से दौड़ने लगता है, मानो जैसे उसके पैर अपने आप ही ऑडिटे को ढूंढने के लिए भाग रहे हो। वो खुद पर काबू नहीं कर पाता। और तभी उसका सर्वेंट उसे देखकर कहता है कि सर, मैं किसी सर्वेंट को बोल देता हूँ, वो आपके साथ चलता है सर्च करने के लिए। और तभी हमारे हीरो कहते हैं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है ऑडिटे कहाँ जा सकती है, इसलिए मैं खुद ही जाऊंगा। और तभी ये बात सुनकर लियोनिल कहता है कि चलो शुक्र है अगर आपको पता है तो। और फिर वो उन्हें एक रेनकोट देता है जिसे फटाक से हमारा हीरो पहन लेते हैं। अभी हमारे बीच में जो भी आर्गुमेंट हुई, मुझे वो ज्यादा नहीं खींचनी चाहिए, क्योंकि शादीशुदा जोड़ों के बीच में ये सब नोकझोंक तो होती रहती है ना। अब मुझे ये सारी चीजें भूल जानी चाहिए। मैंने खिड़की से देखा था, वो गार्डन में तो नहीं थी, गार्डन में होती तो मुझे दिख जाती। और बीच वाला रास्ता इस वक्त बिल्कुल खाली लग रहा है और बचा फॉरेस्ट। इसका मतलब कि वो फॉरेस्ट में चले गई है, मगर वो इतने अंधेरे में वहां पर, कहीं वो खो तो नहीं गई है, और कहीं वो कुछ भूल तो नहीं गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक्सीडेंट हो गया हो या कुछ ऐसा।
उसका दिमाग इस वक्त सच में बुरे बुरे ख्यालों से जूझ रहा था। उसका मन डर चुका था और आज पहली बार बस्तियाँ खौफ में था। और वो यही सोच रहा था कि नहीं नहीं, मुझे इतना नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सरहद के अंदर है, तो कोई भी अगर प्रॉब्लम हुई तो हम लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मुझे खुद को संभालना होगा। मगर आज बस्तियाँ की फीलिंग कुछ अलग थी, क्योंकि बारिश के अलावा उसकी आंखों में जो पानी था वो बारिश का नहीं, वो शायद आंसुओं का था। और फिर वो सोचने लगता है कि जब भी इस औरत से लेकर कोई भी मैटर होता है तो मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। और खाने में भी यही हुआ कि मुझे जेलसी हुई और मैं ये सब बोलने लग गया। मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। मैं जानता था कि ऑडिटे गलत नहीं है, मगर फिर भी। और सबसे बुरा तो इस वक्त ये लग रहा है कि वहाँ पर जो बातें हुई डिवोर्स को लेकर, आखिरकार वो सच ही थी ना। जब मैं पहली बार ऑडिटे से मिला था ना, जब मैंने उसे जीता था, मुझे तभी उसके साथ रिलेशन बना लेने चाहिए थे। शायद उसके बाद अगर मैं उससे शादी करता तो हमारा रिश्ता कुछ अलग होता, शायद ये फीलिंग मेरे अंदर ना होती। पर अब ऑडिटी मेरी जिंदगी का एक बहुत ही ज़्यादा गहरा हिस्सा बनती जा रही है। और ये सोचकर वो अपने कदम जंगल की ओर आगे बढ़ाता है कि तभी उसे ऑडिटे नजर आती है, जो कि मिट्टी के बीच में बैठी हुई, जिसके कपड़े बिल्कुल खराब हो चुके थे। और फिर वो उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो बारिश में। मगर जब वो खुद ध्यान से देखने लगता है कि ये क्या हो रहा है, तो वो चौंक जाता है, क्योंकि उसके कपड़े बिल्कुल गंदे हो चुके थे, मानो वो मिट्टी में खेल कर हटी हो। और फिर वो उसे देखकर कहता है कि ऑडिटे, ये सब। और हमारी हीरोइन उसे पलट कर देखती है और बस्तियां कहता है कि तुम्हारी ये हॉबी तो नहीं है ना कि रात को तुम मिट्टी में खेलने चली आओ। इसलिए सच सच बताओ, ये सब क्या है और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और तभी ऑडिटे उसे देखकर कहती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। असल में यहाँ पे कुछ गली के कुत्ते थे जिन्हें मैं हमेशा मिलने आती थी। उनमें से एक की माँ की मौत हो चुकी है, इसलिए मैंने उसे यहाँ पर दफन करना सही समझा, क्योंकि अगर वो बाहर रहती तो जंगल के जानवर उसे खा जाते, और ये चीज मुझे सही नहीं लगी। और हमारे बस्तियां उस गड्ढे की ओर देखने लगते हैं, जो कि अभी पूरा भर चुका था, जिसके अंदर वो डॉगी दफन थी। और फिर वो उसे देखकर कहता है तो तुम कह रही हो ये हॉल तुमने खुद किया है। और तभी वो कहती है कि हाँ, मेंशन से सर्वेंट्स को बुलाना इतने छोटे से काम के लिए मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए ये मैंने खुद किया है। और ये देखकर हमारे हीरो कहते हैं कि हाँ, सच में। और बेचारी ऑडिटे वहाँ खड़ी यही सोच रही थी कि अगर मैं जल्दी आ जाती तो शायद उसको खाना देने के बहाने में देख ही लेती और वो बच जाती, या आखिरी बार वो खाना खा लेती। अगर ये सब नहीं होता तो शायद मुझे शुरू में ही यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, उनके साथ इतना लगाव नहीं करना चाहिए था, अपना दिल इन डॉग्स को नहीं देना चाहिए था। वो सच में बहुत ज़्यादा परेशान थी और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी अभी। और इसके साथ ही हम इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहिएगा, मैं बहुत जल्द और कोशिश करूंगी डेली इसका एक एक पार्ट लेकर आऊं। थैंक यू सो मच गाइस।